हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये क्लास है हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस की? हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है हिंदी की सीटेट के एग्ज़ाम में। उसके लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा हिंदी पेडागोजी का? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, भाषा अर्जन एक सहजतया और अचेतन रूप से होता है। बी ऑप्शन है, भाषा अर्जन के लिए औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है, भाषा अर्जन विद्यालय में प्रवेश के बाद ही शुरू होता है। या डी ऑप्शन है, भाषा अर्जन एक कठिन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। तो आपको क्या बताना है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन, देखिए भाषा अर्जन के लिए औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं। बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ये गलत है बिल्कुल। सी ऑप्शन देखिए, भाषा अर्जन विद्यालय में प्रवेश के बाद ही शुरू होता है, बिल्कुल गलत बात है। प्रवेश के बाद ही शुरू होता है, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन क्या है, भाषा अर्जन एक कठिन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है कि भाषा अर्जन एक कठिन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सत्य कथन जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, भाषा अर्जन एक सहजतया और अचेतन रूप से होता है। ठीक है, भाषा अर्जन कैसे होता है? एक सहजतया और अचेतन रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा अर्जन एक सहजतया और अचेतन रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भाषा शिक्षण में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? क्या है क्वेश्चन आपका? भाषा शिक्षण में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है भाषा शिक्षण में? ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका, भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। बी ऑप्शन है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से विकसित होती है। सी ऑप्शन है, बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र के साथ पैदा होते हैं। या डी ऑप्शन है, भाषा केवल वयस्कों को देखकर स्वतः ग्रहण की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपका जो है ए ऑप्शन क्या है, भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। ये भाषा शिक्षण में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र के साथ एलईडी के साथ पैदा होते हैं। ये बात भी गलत है बिल्कुल, ये भी मुख्य आधार नहीं है। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, भाषा केवल वयस्कों को देखकर स्वतः ग्रहण की जाती है। ये बात भी बिल्कुल गलत है आपकी। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन देखिए, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से विकसित होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर।
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका लिखित परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है बच्चों की पठन क्षमता की जांच करना, सी ऑप्शन है पोर्टफोलियो का नियमित अवलोकन और विश्लेषण करना, या डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का प्रभावी तरीका पूछा है। ठीक है, तो देखिए लिखित परीक्षा लेना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। बी देखिए बच्चों की पठन क्षमता की जांच करना, जी नहीं, ये भी प्रभावी तरीका नहीं है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी देखिए, डी क्या है, व्याकरण के नियमों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए पोर्टफोलियो का नियमित अवलोकन और विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोर्टफोलियो का नियमित अवलोकन और विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चोम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किस रूप में होती है। चोम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किस रूप में होती है। ए ऑप्शन है अर्जित की जाने वाली क्षमता, बी ऑप्शन है जन्मजात क्षमता, सी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम, या डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सिखाई गई प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, देखो अर्जित की जाने वाली क्षमता नहीं है। बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किस रूप में होती है, अर्जित की जाने वाली क्षमता नहीं है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी देखिए सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया का भी परिणाम नहीं है। भाषा सीखने की क्षमता इस रूप में भी नहीं होती है। डी ऑप्शन देखिए शिक्षक द्वारा सिखाई गई प्रणाली, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात क्षमता। बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किस रूप में होती है, जन्मजात क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जन्मजात क्षमता। ठीक है, तो चोम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किस रूप में होती है, जन्मजात क्षमता के रूप में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 देखिए, 5 है आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के कठिन नियम रटवाना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो बच्चों को व्याकरण के कठिन नियम रटवाना। बी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग करने की योग्यता विकसित करना। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी शब्दों को ज्यों का त्यों याद करवाना, या डी ऑप्शन है केवल मानक वर्तनी यानी कि स्पेलिंग पर पूर्ण अधिकार दिलाना। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा आपका, देखो 5 का ए ऑप्शन देखो नियम रटवाना व्याकरण के बिल्कुल गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को व्याकरण के आप कठिन नियम रटवाएं, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है, पाठ्य पुस्तक के सभी शब्दों को ज्यों का त्यों याद करवाना, रूट लर्निंग नहीं करवानी है, रटवाना नहीं है, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। डी ऑप्शन है केवल स्पेलिंग पर पूर्ण अधिकार दिलाना, नहीं, ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5th का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग करने की योग्यता विकसित करना।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग करने की योग्यता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो 6 क्या है? एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा कैसी है? बहुभाषी है, ठीक है। उस क्लास में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को नज़रअंदाज कर केवल मानक भाषा पर जोर देना चाहिए। या सी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। या डी ऑप्शन है कक्षा में दूसरी भाषाओं के बोलने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? देखो दूसरी भाषाओं, बहुभाषी कक्षा है, कैसी है? बहुभाषी कक्षा है, ठीक है। तो देखो डी ऑप्शन क्या है आपका? डी है दूसरी भाषाओं के बोलने पर प्रतिबंध लगा देना, बिल्कुल गलत बात है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। केवल क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग करना, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को नज़रअंदाज कर केवल मानक भाषा पर जोर देना चाहिए। नज़रअंदाज करना चाहिए मातृभाषा में ही, जबकि हमें पढ़ाना चाहिए। ये कह रहा है मातृभाषा को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। जबकि मातृभाषा में शिक्षा देने के बारे में कहा गया है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की बात कर रहा है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला देखिए, बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पठन कौशल में स्कैनिंग से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बारीकी से पढ़ने से क्या तात्पर्य है? बारीकी से पढ़ना से क्या तात्पर्य है पठन कौशल में? आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पाठ के मुख्य विचार को सरसरी तौर पर जानना। बी ऑप्शन है किसी विशिष्ट सूचना या तथ्य को ढूंढने के लिए पाठ का गहराई से अध्ययन करना। सी ऑप्शन है कविता के तुकबंदी और लय को समझना। या डी ऑप्शन है केवल कठिन शब्दों के अर्थ खोजना। तो बारीकी से पढ़ना, इसका क्या तात्पर्य है पठन में? ठीक है, तो आपका देखो ए ऑप्शन के, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो, ठीक है। तो आपका बारीकी से पढ़ना क्या मतलब है उसका, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए, पाठ के मुख्य विचार को सरसरी तौर पर जानना बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्कैनिंग की बात हो रही है, इसमें बारीकी से पढ़ने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। और देखिए 7 का सी ऑप्शन देखिए, कविता के तुकबंदी और लय को समझना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्कैनिंग के बारे में बात हो रही है, तो सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए आपका, डी ऑप्शन क्या है? केवल कठिन शब्दों के अर्थ खोजना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन देखिए, किसी विशिष्ट सूचना या तथ्य को ढूंढने के लिए पाठ का गहराई से अध्ययन करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारीकी से पढ़ना का क्या तात्पर्य है पठन में? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विशिष्ट सूचना या तथ्य को ढूंढने के लिए पाठ का गहराई से अध्ययन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है छात्रों की योग्यता का अंतिम मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों और कमियों का निदान करने के बाद सुधार करना। सी ऑप्शन है मेधावी छात्रों को आगे की कक्षा के लिए तैयार करना। या डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को समय से पहले पूरा करना। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, छात्रों की योग्यता का अंतिम मूल्यांकन करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए, सी ऑप्शन क्या है, मेधावी छात्रों को आगे की कक्षा के लिए तैयार करना, ये भी नहीं है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या है, पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना, पहले पूरा करना, समय से पहले पूरा करना, ये भी नहीं है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो क्या है आपका उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों और कमियों का निदान करने के बाद सुधार करना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों और कमियों का निदान करने के बाद सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्रियों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्रियों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है इससे बच्चों का मनोरंजन होता है और समय कटता है। बी ऑप्शन है यह इंद्रियों को सक्रिय करता है और अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त रूप देता है। सी ऑप्शन है इससे शिक्षकों के कार्यभार में कमी आती है। या डी ऑप्शन है यह गृह कार्य देने का एक आसान माध्यम है। तो ऑडियो विजुअल सामग्रियों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण में? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है, समय कटता है, बिल्कुल गलत बात है। सामग्रियों का प्रयोग महत्वपूर्ण पूछा है इसमें, दृश्य श्रव्य, तो इसलिए तो नहीं किया जाता है प्रयोग कि बच्चों का मनोरंजन होता है और समय कटता है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, इससे शिक्षकों के कार्यभार में कमी आती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह गृह कार्य देने का एक आसान माध्यम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यह इंद्रियों को सक्रिय करता है और अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त रूप देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या मतलब है? भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंद्रियों को सक्रिय करता है और अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त रूप देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर पठन यानी कि लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है बच्चों की झिझक को दूर करना और उच्चारण के दोषों को सुधारना। ए ऑप्शन है बच्चों की झिझक को दूर करना और उच्चारण के दोषों को सुधारना। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को शीघ्रता से समाप्त करना। सी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। या डी ऑप्शन है केवल कठिन शब्दों की सूची बनाना। लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक को शीघ्रता से समाप्त करना नहीं है लाउड रीडिंग का मतलब उद्देश्य। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी नहीं है, केवल कठिन शब्दों की सूची बनाना भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की झिझक को दूर करना और उच्चारण के दोषों को सुधारना। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की झिझक को दूर करना और उच्चारण के दोषों को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्क्रीन पर देखिए 11 क्या है, एक सेकंड। 11 देखिए, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे। ए ऑप्शन है हैंड राइटिंग, बी ऑप्शन है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति की रचनात्मकता, सी ऑप्शन है व्याकरणिक शुद्धता और वर्तनी के नियम, या डी ऑप्शन है शब्दों की निश्चित सीमा। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, सुंदर लिखावट नहीं होगा, हैंड राइटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हैंड राइटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। व्याकरणिक शुद्धता और वर्तनी के नियम को भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। शब्दों की निश्चित सीमा से भी हमें कोई मतलब नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मौलिक विचारों और अभिव्यक्ति की रचनात्मकता। तो आप किसको महत्व देंगे, आपको लेखन क्षमता का आकलन करना है तो आप किसको महत्व देंगे, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति की रचनात्मकता को क्या देंगे, महत्व देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉरी 12 देखिए, 13 नहीं 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विभाषिता बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है। द्विभाषिता बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है। ए ऑप्शन है यह बच्चों में भ्रम पैदा करती है, बी ऑप्शन है यह संज्ञानात्मक विकास, वैचारिक लचीलेपन और सामाजिक सहनशीलता को बढ़ाती है, सी ऑप्शन है इससे मातृभाषा कमज़ोर हो जाती है, डी ऑप्शन है यह सीखने की गति को धीमा कर देती है। द्विभाषिता बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 12 का। देखिए, बच्चों में भ्रम पैदा करती है, बिल्कुल नेगेटिव है। द्विभाषिता बच्चों में भ्रम पैदा नहीं करती है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। इससे मातृभाषा कमज़ोर हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन है यह सीखने की गति को धीमा कर देती है, ये भी नेगेटिव है, बिल्कुल डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह संज्ञानात्मक विकास, वैचारिक लचीलेपन और सामाजिक सहनशीलता को बढ़ाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विभाषिता क्या करती है बच्चों के विकास में, यह संज्ञानात्मक विकास, वैचारिक लचीलेपन और सामाजिक सहनशीलता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के दौरान कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के दौरान कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन है कविता के हर शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण करना, बी ऑप्शन है सस्वर लयबद्ध वाचन और भाव सौंदर्य की सराहना करना, सी ऑप्शन है छात्रों से कविता को लिखित रूप में रटवाना, ठीक है। तो देखो, कविता के हर शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण करना ये विधि उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के दौरान कविता शिक्षण के लिए पूछ रहा है, तो कविता के हर शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण करना बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। 13 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। सी देखिए, छात्रों से कविता को लिखित रूप में रटवाना बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, सस्वर लयबद्ध वाचन और भाव सौंदर्य की सराहना, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। और डी और देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है, कविता के अर्थ को गद्य के रूप में समझाना, बिल्कुल गलत बात है ये। तो कविता के अर्थ को गद्य के रूप में हमें क्यों समझाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के दौरान कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, सस्वर लयबद्ध वाचन और भाव सौंदर्य की सराहना करना।
क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 है आपका, संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास का गहरा संबंध है। यह विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास का गहरा संबंध है। यह विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है स्किनर से, बी ऑप्शन है जीन पियाजे से, सी ऑप्शन है पावलोव से, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक से। तो किससे संबंधित है? देखो 14 का राइट आंसर क्या होगा? देखो ये देख लो आप, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? क्या स्किनर ने दिया था? नहीं। संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास का गहरा संबंध है। यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, यह संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। ए ऑप्शन काट दो, पावलोव ने भी नहीं दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन भी काट दो, थॉर्नडाइक ने भी नहीं दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास का गहरा संबंध है। यह विचार मुख्य रूप से जीन पियाजे से संबंधित है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास का गहरा संबंध बात हो रही है, लेकिन हम एक्चुअल में देखें तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही बात हो रही है ये। तो ये किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन पियाजे ने दी। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। सतत और व्यापक मूल्यांकन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षाओं का विस्तार करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थी के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन है वर्ष में 3 बार परीक्षा आयोजित करना, या डी ऑप्शन है मूल्यांकन को बहुत अधिक कठिन बनाना। तो देखो, मूल्यांकन को बहुत अधिक कठिन बनाना बिल्कुल गलत बात है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, केवल लिखित परीक्षाओं का विस्तार करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सतत व्यापक में व्यापक का क्या मतलब है ये पूछ रहा है ये। वर्ष में 3 बार परीक्षा आयोजित करना, ये भी व्यापक का मतलब नहीं है। तो व्यापक का मतलब है क्या है एक्चुअल में? विद्यार्थी के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? देखो, व्यापक शब्द का अभिप्राय है विद्यार्थी के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कि ये हमने हिंदी पेडागोजी के सीटेट एग्ज़ाम 2026 जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी, जिससे कि आप और भी नए क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप समझ कर पाएंगे। तो इस क्लास को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने लग जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लासेस पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।